प्रोसेस पहले पढ़ लिए हैं, ठीक है। और ये एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो उसी सवाल का ये आखिरी प्रोसेस है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल सवाल जो आ रहा है पेपर में वो ऐसे आ रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन लिखें और साथ में प्रोसेसेस डिफाइन करें, ठीक है, और प्रोसेस और उसके साथ उसकी एक्सप्लेनेशन बताएं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया है, ठीक है। साथ में हमने जो है ना आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ लिया है। आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस क्या सुनिएगा, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसमें ना सिस्टम के अंदर हीट आए ना सिस्टम के अंदर से बाहर हीट जाए, मतलब हीट फ्लो नहीं होना चाहिए, ना सिस्टम के अंदर से बाहर ना बाहर से अंदर। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस का नाम देंगे इसका, ठीक है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है आपने समझ लिया। अब इसमें हमने किस तरीके का हीट सिलेंडर कंसिडर किया जरा देखिएगा। हमने एक ऐसा सिलेंडर कंसिडर किया बच्चों जो फ्रिक्शनलेस, जिसमें क्या है फ्रिक्शनलेस मूवेबल क्या है बच्चों, पिस्टन है। मतलब सिलेंडर के साथ जो पिस्टन होगी ये पिस्टन मूव कर सकती होगी, ठीक है। अच्छा आगे लिखा हुआ है हीट जो फ्लो होगी वो सिर्फ और सिर्फ बेस से होगी। हमारे पास ऐसा सिलेंडर है जिसमें अगर हीट फ्लो होगी तो सिर्फ कहाँ से होगी, बेस से होगी। कहाँ से हीट फ्लो नहीं होगी, वॉल से भी नहीं होगी और पिस्टन से भी हीट फ्लो, अगर हीट फ्लो होगी तो सिर्फ कहाँ से होगी बच्चों, बेस से होगी। ये बेस है, ठीक है। अब इस खास इस केस में, सिर्फ इसी केस में हम लोगों ने सिलेंडर जो है उसके बेस के साथ कनेक्ट किया है किसको, इंसुलेटर के ऊपर। मतलब एक ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस को रखा गया है जो हीट को फ्लो होने नहीं दे रहा है। जैसे थर्माकोल होता है वो एक्चुअली क्या करता है, हीट को फ्लो होने नहीं देता है, ठीक है, इंसुलेटर है वो। तो यहाँ इस केस में आपने बेस ऑफ सिलेंडर को रखा है किसके ऊपर, इंसुलेटर के ऊपर, देख लीजिए, ठीक है। अब ये प्रोसेस शुरू कैसे होगा, हम क्या करेंगे बच्चों, इस पिस्टन के ऊपर जो वज़न है ना उसका एक प्रेशर है, आप उस प्रेशर को कम करोगे, उस वज़न को कम करोगे। जब पिस्टन पे से वज़न कम होगा बच्चों तो क्या होगा, प्रेशर जब कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जब आप लोड कम करोगे, प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। दिख रहा होगा वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। अब वॉल्यूम बढ़ा कैसे, गैस की जो एनर्जी थी उसने पुश किया पिस्टन को और पुश करते हुए इसको ऊपर ले गया। गैस के मॉलिक्यूल में जो एनर्जी थी वो इस्तेमाल हुई है पिस्टन को ऊपर ले जाने में, ठीक है। देखिए लिखा होगा सारा। जब हम पिस्टन के ऊपर लोड को कम करते हैं तो पिस्टन ऊपर जाता है और इंटरनल एनर्जी इस्तेमाल हो जाती है। तो इस तरह इंटरनल एनर्जी गैस की जो थी वो कम हुई है और टेम्परेचर भी कम हुआ है, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी के है और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटरनल एनर्जी के। मतलब अगर इंटरनल एनर्जी कम होगी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। मेरी बात समझ आ गई, ये सारा मैंने एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है, आपको समझ आ जाएगा आगे। अब क्योंकि बच्चों हमने हीट को फ्लो होने नहीं दिया है, क्योंकि हमने हीट को फ्लो होने नहीं दिया है तो डेल्टा क्यू क्या हो गया, हीट सप्लाई नहीं हुई, डेल्टा क्यू जीरो। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले में हमने क्या किया बच्चों, डेल्टा क्यू को जीरो लिख दिया है। तो डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू वैसे ही आ गया, डेल्टा यू प्लस का था बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, इक्वल टू के सिर्फ आकर माइनस का हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जो वर्क हुआ है ना वो इंटरनल एनर्जी के कम होने की वजह से हुआ है। आपको साइन कन्वेंशन में ये बात पढ़ाई गई है कि डेल्टा यू प्लस होगा मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ी है, डेल्टा यू नेगेटिव होगा इसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हुई, कम हुई है। तो यहाँ पर जो वर्क, पिस्टन ऊपर गया मतलब वर्क हुआ है, तो यहाँ पर जो वर्क हो रहा है वो इंटरनल एनर्जी के कम होने की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखना है बच्चों सिलेंडर में यहाँ पर स्टेट कितनी है, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1। दिख रहा होगा लोड ज़्यादा है इसलिए प्रेशर P1, वॉल्यूम कम है इसलिए वॉल्यूम V1, यहाँ का टेम्परेचर T1। अब आपने लोड कम किया तो प्रेशर चेंज हो गया, P1 से क्या हो गया बच्चों, वॉल्यूम बढ़ा है इसलिए वॉल्यूम क्या हो गया, V2। और टेम्परेचर क्योंकि पिस्टन ऊपर गया है, एनर्जी कम हुई, टेम्परेचर कम हुआ इसलिए T1 से क्या हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था एडियाबैटिक प्रोसेस। जितने प्रोसेस हमने पढ़ लिए अब तक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, इन सब के अब ग्राफ को हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया अपना, तो अब ग्राफ जब पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा कि कौन सा ग्राफ जो है वो किसको जो है वो डिनोट कर रहा है। अब देखिएगा बच्चों, सबसे पहले आपको पता है आइसोबैरिक मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। प्रेशर क्या है, तो आपको दिख रहा होगा ए एक स्टेट है, बी दूसरी स्टेट है, मतलब एक हालत
जो हमारा गैस सिलेंडर था उसकी एक हालत ए है, दूसरी हालत बी है, और हमने कहा आइसोबैरिक प्रोसेस है। तो आपको पता है आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस में जो है वो प्रेशर कांस्टेंट रहता है। दिख रहा होगा बच्चों इस लाइन पे ए पे भी जो प्रेशर है P1 वही बी पे वही प्रेशर P1, तो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। और आपको पता है आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, जब हम हीट देते हैं तो पिस्टन वर्क भी करता है, सिलेंडर वर्क भी करता है, और साथ में उसकी एनर्जी बढ़ती है। तो वॉल्यूम बढ़ा है ना, वर्क करने का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम क्या हुआ है, बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ा है, और इंटरनल एनर्जी बढ़ी है, मतलब टेम्परेचर T1 से क्या हो गया बच्चों, T2 हो गया। तो इस लाइन में सिर्फ सिग्निफिकेंस देखनी है तो हम एक ही चीज़ की देख रहे हैं, आइसोबैरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। तो देखिएगा इस लाइन का प्रेशर क्या है, ये बात समझने की है बस। इस लाइन का प्रेशर क्या है बच्चों, ए पॉइंट पे जो प्रेशर P1 है बी पॉइंट पे वही प्रेशर P1 है, ठीक है। अब देखिएगा आइसोकोरिक का मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। दिख रहा होगा बच्चों ए पॉइंट पे जो वॉल्यूम V1 है, बी पॉइंट भी वॉल्यूम क्या है, V1 ही है, तो वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। लेकिन आपको पता है कि जब हम पिस्टन को फिक्स रखते हैं एक जगह पर तो प्रेशर लगातार बढ़ता रहता है। तो दिख रहा होगा P1 का प्रेशर कम है और P2 का प्रेशर क्या है, इसीलिए एरो की डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, नीचे से ऊपर की जाने में। और क्योंकि प्रेशर बढ़ा है और पिस्टन को ऊपर मूव नहीं होने दे रहे, तो आपको पता है हाई प्रेशर में जल्दी जल्दी टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसलिए टेम्परेचर भी बढ़ गया है। T1 से क्या हो गया बच्चों, T2 हो गया। तो समझने की बात यह है, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर देख लीजिए कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, इसलिए वॉल्यूम क्या है, देखो इन दोनों पॉइंट का वॉल्यूम एक ही है, वो क्या है, V1। बात समझ हमारी बच्चों। अब आगे नेक्स्ट प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। अब बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगेन टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रहता है, आप जो है वो लोड जो था पिस्टन के ऊपर उसको कम करते हो तो पिस्टन कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। आइसोथर्मल में था ना ये कि आप क्या करते हो, पिस्टन के ऊपर से लोड को कम करते हो तो पिस्टन ऊपर जाता है, और हम चाहते हैं ये प्रोसेस बहुत स्लो हो कि पिस्टन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाए, तो जितनी एनर्जी इस्तेमाल होगी पिस्टन को ऊपर ले जाने में वो एनर्जी हीट रिजर्वायर दे देगा, ताकि एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, टेम्परेचर भी। तो बच्चों आपको पता सबसे पहले ए पॉइंट के ऊपर, स्टेट ए के ऊपर पहली स्टेट में सिलेंडर की प्रेशर ज़्यादा था क्योंकि लोड ज़्यादा रखे हुए थे, तो प्रेशर ज़्यादा है, इसीलिए वॉल्यूम क्या है, प्रेशर ज़्यादा वॉल्यूम कम, ठीक है। अच्छा आपने लोड कम किया तो प्रेशर कम हो गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, प्रेशर कम हो, देखो प्रेशर कम वॉल्यूम ज़्यादा, और एनर्जी क्योंकि बराबर रही, क्योंकि जितनी एनर्जी कम हुई थी उतनी एनर्जी हीट रिजर्वायर ने दे दी, तो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो ये एक ऐसी लाइन है बच्चों जिसके ऊपर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। इस लाइन को बोलते हैं आइसोथर्म, क्या कहते हैं, आइसोथर्म कहते हैं, ठीक है। तो आइसोथर्म वो लाइन होती है जिसके ऊपर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसलिए ए पॉइंट पे भी टेम्परेचर T1 है, बी पॉइंट पे भी टेम्परेचर T1 है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अच्छा बच्चों इसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या हो रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई हीट सप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि एडियाबैटिक का नाम ही है कि यहाँ पर कोई हीट सप्लाई नहीं होगी। तो क्या होगा बच्चों, एनर्जी भी कम हो जा रही है और टेम्परेचर भी कम हो जा रहा है। तो देखिएगा अगेन एडियाबैटिक में भी क्या था, लोड पिस्टन पे ज़्यादा था तो प्रेशर ज़्यादा था, प्रेशर ज़्यादा होगा वॉल्यूम कम, ठीक है। अब आपने लोड को कम किया, प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन हीट आई नहीं तो टेम्परेचर कम हो गया। तो दिख रहा होगा टेम्परेचर कम हो, यहाँ का टेम्परेचर T1, यहाँ का टेम्परेचर T2। अब बच्चों होता पता क्या है, ये इस पूरी लाइन के ऊपर टेम्परेचर सेम है। तो देखो अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूँ ऐसे, तो आपको बताने का मतलब ये है कि इस लाइन में टेम्परेचर T1 है और इस लाइन में टेम्परेचर क्या बच्चों, T2। तो बीच में एक लाइन ड्रॉ हुई है जिसको हमने क्या बोला है, एडियाबैटिक कर्व। क्या बोलेंगे इसको, ये तो ब्लू वाली लाइन है, क्या बता रही है, एडियाबैटिक कर्व। तो याद रखिएगा दो तरीके के कर्व हैं, एक एडियाबैटिक कर्व है और एक आइसोथर्मल कर्व है, ठीक है। इसको बोलेंगे एडियाबैटिक कर्व। एडियाबैटिक कर्व पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, और आइसोथर्मल कर्व पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। दोनों कर्व में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा बच्चों, दोनों कर्व में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ये ज़्यादा स्टीपर कर्व है और ये थोड़ा कम कर्व है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एडियाबैटिक कर्व। इसमें टेम्परेचर चेंज हो गया है, इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हमने 4 ग्राफ पढ़ा है जो कि आइसोथर्मल, एडियाबैटिक
आइसोकोरिक और आइसोबैरिक को शो कर रहा है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये दो स्टेटमेंट के ऊपर कंसिस्ट करता है, ठीक है। एक का नाम है केल्विन स्टेटमेंट और एक का नाम है क्लॉजियस स्टेटमेंट। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दो स्टेटमेंट पे कंसिस्ट कर रहा है, केल्विन स्टेटमेंट और क्लॉजियस स्टेटमेंट। अब केल्विन स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर हम चाहते हैं हीट लेकर लगातार वर्क करें, हीट लेकर लगातार वर्क करें, तो हमें हीट का कुछ पार्ट रिजेक्ट करना होगा कोल्ड बॉडी में, ठीक है। अब ये बात समझिएगा ज़रा, हॉट बॉडी क्या है, कोल्ड बॉडी क्या है। हॉट बॉडी में ये एबिलिटी होती है कि वो इनफाइनाइट हीट सप्लाई कर सकता है। कोल्ड बॉडी में ये एबिलिटी होती है कि वो इनफाइनाइट हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। अब जैसे कि हमारा एयर, हमारी सराउंडिंग, जिसमें सारे हीट इंजन से हीट निकल के जा रही है और सराउंडिंग में एबिलिटी है उस सारी हीट को क्या करने की, एब्जॉर्ब करने की। तो हमारा सराउंडिंग, हमारा जो इर्द गिर्द है, जो एयर है हमारी, ये हीट को क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। ये कोल्ड बॉडी है। अब जो आपकी गाड़ी होती है, कोई सी भी गाड़ी है जिसमें इंजन मौजूद है, वो इंजन क्या करता है, उसमें लगातार पेट्रोल आता रहता है और वो हीट प्रोड्यूस होती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक बार पेट्रोल आया और एक बार हीट प्रोड्यूस हुई और फिर हीट ख़त्म, ऐसा नहीं है। इंजन है तो लगातार पेट्रोल आएगा, हीट प्रोड्यूस होगी, तो ये इनफाइनाइट हीट सप्लाई कर सकता है। इसको बोलेंगे हॉट बॉडी। अब कोई भी हीट इंजन उस पर ही अप्लाई हो रहा है केल्विन स्टेटमेंट, किसी भी हीट इंजन पे अप्लाई हो रहा है। वो जनरेटर का इंजन भी होता है, गाड़ी का इंजन भी होता है, बाइक का इंजन भी होता है, ठीक है। अब वो कर क्या रहे हैं, हम हीट ले रहे हैं हॉट बॉडी से और क्या कर ले रहे हैं, वर्क कर ले रहे हैं, और हीट का कुछ पार्ट क्या कर रहे हैं, कोल्ड बॉडी में रिजेक्ट कर रहे हैं। या सिलेंसर तो हीट बाहर निकल ली, ये कोल्ड बॉडी हमारा, ठीक है। तो इम्पॉसिबल है प्रोड्यूस करना कंटिन्यूस वर्क, हीट लेकर किससे, हॉट बॉडी से, और बगैर हीट को बाहर निकालें, ये इम्पॉसिबल है। अगर हम चाहते हैं हीट लेकर लगातार वर्क करें तो हमें हीट का कुछ पार्ट कोल्ड बॉडी में क्या करना होगा, रिजेक्ट करना होगा।